हाँ भाई, जय हिंद, जय हिंद। सब लोग बढ़िया हैं? चलिए, फर्स्ट क्लास यही होना चाहिए। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने प्रेसिडेंट को बढ़िया से पढ़ लिया था, ठीक है। और जो लोग नई क्लास लिए हैं वो यूट्यूब पे जाके रिवाइज कर लेंगे, ठीक। और इसके बाद से हम लोग की जो क्लास है वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आज होगी। वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल और उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तीनों को हम लोग डील करेंगे। एक और चीज देखिए, 2-4 दिन बाद अगर जैसे होगा, इसका पीडीएफ अगर मुझे देना होगा तो यूट्यूब की लिंक से मैं वहां पे डाल दूंगा, आप लोग आराम से वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल की भी बात हो रही है, अगर बेहतरीन हो जाएगा तो पूरा हैंडमेडेड हमने जो पढ़ाया है पूरा, उसके हिसाब से आपको पूरा पॉलिटी का नोट्स मिल जाएगा। मैम से बात हुई अभी जस्ट। उसके साथ साथ वो हो जाएगा यूट्यूब पे, जब आप जाओगे वहां पे डिस्क्रिप्शन लिंक्स होगा। आपका ग्रुप बना है कहाँ पे, कैसा? अच्छा, व्हाट्सएप पे है, ठीक है। जैसा होगा मैं बात कर लूंगा, ओके। कोई बात नहीं, प्यारी जनता, आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। आइए देखिए, हम लोग देखेंगे कौन सा, उप राष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देख के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, हमारे आर्टिकल 63 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 63 से जितने भी डायमेंशन है सब कवर करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको ज्यादा जो आर्टिकल है उस पर ध्यान नहीं देना, थियरी पे ध्यान देना। और थियरी चलिए हम लोग सीखते हैं। एक और चीज, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं बिल्कुल पढ़ता हूं और आप लोग शांत रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट में सबसे पहले हमारा आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। अब इतना लाइन हो गया, लेकिन भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे चुना जाएगा, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होगी, कैसे उसको रिमूव करेंगे, क्या क्या उसके पावर्स होंगे, इन सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि हमारे भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा और ये जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ना, ये कहा गया है कि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो होगा। ये कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। यानी इसको हिंदी में कहते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अब पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, चलिए जरा समझते हैं। देखिए, पदेन सभापति का मतलब होता है ना, जब आप एक किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो अपने आप दूसरा पोस्ट बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाए, तो इसको कहते हैं हम पदेन होना, एक्स ऑफिशियो होना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो राज्यसभा का सभापति होता, मतलब चेयरमैन होता है। यानी राज्यसभा का कोई अलग से चेयरमैन हम लोग इलेक्ट नहीं करते। जो ही हमारे भारत में वाइस प्रेसिडेंट होता है, जैसे ही इलेक्ट होगा अपने आप वो राज्यसभा का क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा। देखिए, एक और होती है बॉडी जो हम कहते हैं लोकसभा, लेकिन लोकसभा का जो चेयरमैन होता है जिसको हम स्पीकर कहते हैं, ठीक है ना, तो लोकसभा के स्पीकर का हम लोग चुनाव करते हैं, इलेक्शन करते हैं। लेकिन जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, ये राज्यसभा का सभापति वो होता है जो भारत का कौन सा होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो कुल मिलाजुला के अगर आपसे कोई पूछे कि बता दीजिए कि एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, तो आप कह दोगे कि एक पद पे बैठने से बाद तुरंत अपने आप उसके जगह पे कोई और पद मिल जाए आपको फ्री में, बिना वैसे ही, तो हम कहेंगे कि हम उसके एक्स ऑफिशियो हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप लोग अभ्युदय योजना में पढ़ रहे हो, योगी जी ने कल हंटर जारी किया और कहा कि जितने भी अभ्युदय के योजना के बच्चे उन सबको एक एक टैबलेट फ्री। तो आप लोग तो इलेक्ट हुए हो किसके लिए? पढ़ाई के लिए ना, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप लोग टैबलेट पाने के लिए एक्स ऑफिशियो हो जाओगे। समझे बात को? मतलब अपने आप वो चीज हमको मिल जाए, तो मतलब एक पद के लिए दूसरा पद अपने आप से मिल जाना। तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट क्या बनता होता है? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो होता है। अब देखिए, अब हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसके इलेक्शन के मेथड क्या है, कैसे हम इसको चुनाव में चुनते हैं? तो इसके लिए जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या हिसाब था कि सभी इलेक्टेड मेंबर कहां के? तो लोकसभा, राज्यसभा और उसके साथ साथ स्टेट जो विधान मंडल होता है, ठीक है ना, विधानसभा जिसको आप कहते हो लेजिस्लेटिव असेंबली, इन तीनों के इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी नॉमिनेट मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन इसमें ना, यानी राज्यसभा के चुनाव में ध्यान रखिएगा, स्टेट
यानी राज्य का जो विधानमंडल होता है, जो राज्य का लेजिस्लेचर होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी सिर्फ लोकसभा और प्लस राज्यसभा के मेंबर्स मिलके इसका इलेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि राष्ट्रपति में राष्ट्रपति का इलेक्शन, एक शब्द मैंने बोला था अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मैंने बताया था कि क्या होता है, तो आप लोग जो लोग कंफ्यूज हुए हो या फिर जाके वीडियो देख लेंगे या फिर अपने आप से किसी मित्र से पूछ लेंगे। तो क्या बताया था कि इसका इलेक्शन कैसे होता है बच्चा, तो इसका इलेक्शन होता है, तो आप कहोगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। और इसका जो वोटिंग होती है वो ओपन बैलेट से होता है कि क्लोज बैलेट से होता है, तो आप कहोगे कि इसकी वोटिंग होती है क्लोज बैलेट से। ध्यान रखिएगा, यानी गुप्त मतदान होता है, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप किसको मतदान कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा उपराष्ट्रपति का क्या इलेक्शन। अब जब हमारा उपराष्ट्रपति इलेक्शन ले लेगा तो बात होगी उसके औथ की, शपथ की, कसम खाना कि हम भारत के ऐसे रक्षा करेंगे। तो इनको औथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है भारत का राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट जो होगा वो इनको औथ दिलाएगा। अच्छा, मान लीजिए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, अब इनके कुछ कार्य हैं, तो क्या कार्य हैं, तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो भी इंडिया का होगा उसको ये एक राइट है कि जैसे ही अगर हमारा किसी भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का पद जो है वैकेंट होता है, मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति साहब कहीं घूमने चले गए, ठीक है, या फिर तबीयत खराब हो गई, या फिर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो गई जिसमें राष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति वर्क नहीं कर पा रहे, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति का जो वर्क होगा वो किसको दे दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को। यानी वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर सकता है कब, जब राष्ट्रपति या तो बीमार हो, या तो राष्ट्रपति का पद वैकेंट हो, खाली हो, या फिर कोई और सिचुएशन हो, तो राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है ना, अब इस वाइस प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट का तो काम करेगा ही जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे भाई साहब। अगर इसका मन किया कि अब हमको इस कुर्सी पे नहीं रहना, हमको त्याग दे देना है, मतलब रेजिग्नेशन करना है, तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा, तो ध्यान रखेगा, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, राष्ट्रपति को। अगेन राष्ट्रपति भी अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को, ये ध्यान रखेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट, अब बात को समझिए, एक्चुअल में हमारे संविधान में ना वाइस प्रेसिडेंट का कोई विशेष काम है ही नहीं। हमारे यहां काम है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का, यह ध्यान रखिएगा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का काम है। अब जैसे यूएस में दो हाउस है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो आज का भारत का लोकसभा है, और एक उनका सीनेट है। तो जैसे यूएस में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वर्तमान में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कौन, कमला हैरिस, तो फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ना, ध्यान रखिएगा। और आज तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट बना है क्या यूएस में, नहीं बना है। और वो लोग बात करते हैं किसकी, इक्वलिटी की, आपके देश को रेट करते हैं कि आपके यहाँ समानता है कि नहीं, फ्रीडम है कि नहीं। और उनके यहाँ आप जाके वोटिंग राइट पूछिएगा कि आपने अपने यहाँ फीमेल्स को वोटिंग राइट कब दिए, और आप इंडिया में देखिएगा कि फीमेल्स को वोटिंग राइट कब मिले, फिर बताइएगा कि इंडिया ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है कि यूएस है, आप जाके देख के आइएगा, ठीक है। अच्छा, अब तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट का पद है हमारे अमेरिका में, मतलब अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, वो वहां के सीनेट का चेयरमैन होता है, वैसे ही हमारे इंडिया में भी वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है, तो वो हमारे यहाँ का जो राज्यसभा है उसका क्या होता है, चेयरमैन होता है, बाकी और किसी का काम इसका नहीं होता। अब देखिए, बाद में हम पढ़ेंगे कि चेयरमैन की हेल्प के लिए एक चुना जाता है डिप्टी चेयरमैन, ठीक है ना, मतलब सभापति उपसभापति। तो उपसभापति होगा ना जो, वो राज्यसभा का ही कोई एक होगा। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम तो मान लीजिए बाहर ही हैं एक तरफ से, तो हम मान लीजिए आपका चेयरमैन हो गए। लेकिन मान लीजिए अगर हमको क्या करना है कि हमने जो पढ़ा दिया है उस पढ़ाई को आपको रिवाइज कराना है, मैंने इसी में से किसी बढ़िया टैलेंटेड बंदे को कहा कि जब मैं न रहूं तो तुम इन सबका रिवाइज करा देना, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, डिप्टी चेयरमैन। तो इन द सेम वे जब डिप्टी चेयरमैन जो होगा तो वो इसी हाउस का तो है ना, इसी प्रकार राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का ही कोई होता है, जबकि जो हमारा चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो आउटसाइड, बाहर से होता है। ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो
उस हाउस में बैठता है जिस हाउस का वो मेंबर नहीं होता है, जबकि उस हाउस का क्या होता है, चेयरमैन होता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा हमारा, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, तो जब अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद रिक्त है, वैकेंट है, खाली है, तो ध्यान रखिएगा ये डिप्टी जो चेयरमैन होता है वो उसका काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया था, याद करिए प्रेसिडेंट की पावर, तो मैंने बताया था अगर किसी सिचुएशन में राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, तो कौन उस हाउस के किसी व्यक्ति को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन एज वेल एज डिप्टी चेयरमैन बना सकता है, राष्ट्रपति। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। ओके, बढ़िया। अब देखिए, तो ये तो चेयरमैन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए क्या होता, कुछ और पावर देखते हैं जो मजा आया जिसमें। तो क्या है, देखिए, देखो अब राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को ना कुछ पावर्स है। क्या पावर्स है, कोई भी बिल अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे राज्यसभा में, तो मान लीजिए एक वोट होता है फर्स्ट वोट, प्रथम वोट, और एक होता है कास्टिंग वोट, मतलब निर्णायक मत। तो राज्यसभा के चेयरमैन को, जो भी चेयरमैन होता है, ऑब्वियस सी बात है, उसको पहली तो बात ध्यान रखिएगा, उसको फर्स्ट वोटिंग का राइट नहीं होता, मतलब वो पहले वोट नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, वो वोट कब देता है, जब बिल हो गया। अब बिल में कहा गया कि आप लोग यस नो करिए, 50 लोगों ने मान लीजिए यस कह दिया, 50 लोगों ने नो कह दिया। अब इस पर जजमेंट लेना है, डिसीजन लेना है। अब बताओ, अब जब हम डिसीजन लेंगे तो वही तो निर्णय होगा, मतलब हमारा वचन ही है शासन, क्योंकि हम जो कहेंगे इस सिचुएशन में वही होगा ना। तो इसलिए हम उपराष्ट्रपति का जो वोट होता है, जिसको हम कहते हैं कास्टिंग वोट, तो उपराष्ट्रपति फर्स्ट वोट नहीं डालता है, वो कौन सा वोट डालता है, कास्टिंग वोट रहता है, ये ध्यान रखें। अब एक और चीज, मुन्ना एक बात बताओ, हमने क्या किया, उपराष्ट्रपति को इम्पीच करना शब्द गलत है ना, रिमूवल, ठीक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि रिमूवल कैसे होता है इनका, भाई साहब का। तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हम कैसे करते हैं, तो पहले जान देखिए, जैसे राष्ट्रपति के रिमूवल में आधार था संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके में आधार कोई नहीं है, कोई बेस नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई आधार नहीं है, फर्जी में यूपीएससी आपको स्टेटमेंट दे देगा कि राष्ट्रपति को ऐसे, देखो एक चीज ध्यान रखना, पीसीएस में तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं आते हैं, यूपीएससी में जब ऐसे आए ना, जैसे मैं बोल रहा हूं, देखो कि उपराष्ट्रपति को सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। अब आप भाव विभोर हो जाओगे, कहोगे वाह ये तो संविधान का उल्लंघन, बात सही है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, और उसमें लिख दिया है सिर्फ संविधान के उल्लंघन, और आपको स्टेटमेंट अच्छा लगेगा और उसी गोले में फंस जाओगे, मामला हो जाएगा गड़बड़। तो ध्यान रखिएगा, जब भी यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में ओनली शब्द का इस्तेमाल आए ना, तो बड़ा डर के करना। एक बार मैं आपको बता दूं, 2016 का यूपीएससी, अगर आप हाइपोथेटिकली मान लो कि जितने भी ओनली स्टेटमेंट है, मतलब जो एकदम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, ये कर देंगे एक ही मात्र ओनली ऐसे करके, अगर आप उस 2016 के एग्जाम में ओनली स्टेटमेंट को, यानी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट को गलत मान लिया कि गलत है, तो आप उस साल अगर बिना पढ़े लिखे भी होते, आप ऐसे बस पान के दुकान पे पान खाते रहते, जाते एग्जाम में फॉर्म भर देते, 100 रुपए का तो आता है ना, क्या दिक्कत है, फॉर्म भर के आप एग्जाम में देते और मान लेते कि जितने भी एब्सोल्यूट हैं वो गलत हो जाता, तो आपके 67 क्वेश्चन सही हो जाते। तो कभी कभी ज्ञान से ज्यादा इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है, समझे बात को। तो ओके, तो ध्यान रखिएगा, कोई आधार नहीं है इनको हटाने का, कभी भी हटाया जा सकता है किसी भी आधार पर, लेकिन जब भी हटाया जाएगा तो 40 डेज पहले, यानी 14 दिन पहले का क्या देंगे हम, नोटिस देंगे, इनको सूचना देना पड़ेगा कि 14 दिन पहले आपको हटाया जा रहा है। और एक और चीज, प्रेसिडेंट के रिमूवल यानी इंपीचमेंट से रिलेटेड बिल को हम लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा कहीं पर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कहीं पर भी पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है ना, तो उससे संबंधित जो रिजोल्यूशन होगा, प्रस्ताव होगा, वो ओनली इंट्रोड्यूस इन वेयर, राज्यसभा, उसको सिर्फ राज्यसभा में ही पेश करेंगे। और अगर राज्यसभा के 50% + 1, मतलब साधारण जो सिंपल मेजॉरिटी के लोग उसको पास कर देते हैं ना, और उसको यानी इस मेजॉरिटी को लोकसभा भी पास कर देती है, तो उसी दिन से हमारा भाई साहब क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, पद से हटे हुए माने जाएंगे। अब देखो, अगर इसका पद हट गया, रिमूव हो गया, पद खाली हो गया, वेकेंट हो गया, तो नया वाइस प्रेसिडेंट कब आएगा, नया वाइस प्रेसिडेंट कब आएगा, तो अब इसके लिए राष्ट्रपति को कंपेयर करेंगे हम। जब मैंने बोला था कि अगर राष्ट्रपति के पद का वेकेंट की सिचुएशन है, खाली है, तो उस सिचुएशन में नया प्रेसिडेंट 6 मंथ में इलेक्ट होगा, कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट के केस में। लेकिन
वाइस प्रेसिडेंट के केस में अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद रिक्त है, वैकेंट है, खाली है, तो उस केस में नया वाइस प्रेसिडेंट कब आएगा इसका कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया। मतलब एज सून एज पॉसिबल, यथाशीघ्र हम क्या करेंगे, नए वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। कायम अब आपको एक स्टेटमेंट में घुमा देगा, कह देगा कि वाइस प्रेसिडेंट का पद अगर खाली है तो 6 महीने के अंदर, क्योंकि आप तो 6 महीने का रट्टा मारे हो, जब देखो तब हर मामले में 6 महीना डाल देते हो, तो ध्यान रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट में 6 मंथ का मामला नहीं है। ओके, इनको हटा दिया हम लोगों ने। अब ये भाई साहब हट गए। अब एक चीज समझिए, बात को करिए, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मान लीजिए इनको हटाया, और जब हटाएंगे तो मान लो उस समय भी केस क्या हो गया, 50 लोग यस कह दिए, 50 लोग नहीं कह दिए। अब क्या होगा, कोई मुझे बता दे, क्या वो कास्टिंग वोट देगा? बताइए देवी जी। अगर मैंने अभी बोला कि वो कास्टिंग वोट देगा, अब क्या देगा कि नहीं देगा? महिला पार्टी, ऑल इंडिया, कोई है पुरुष प्रधान, देगा ना? हमें पता था देगा। हाँ बताइए दिलीप जी। हाँ यस, देखिए ध्यान रखिएगा, जब इसके खुद की इंपीचमेंट की बात होगी ना, तो वो मत नहीं देगा, वोट नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि कहा जाता है कि जब भी ऐसी तलवार पर व्यक्ति खड़ा रहे जो तलवार उसी के गले के लिए लटकी हो, तो हमेशा व्यक्ति अपना ही बचाव करता है। और ये नेचुरल जस्टिस होती है कि अपने ही केस में आप खुद जज कैसे बन सकते हो, और अपने केस में खुद जज बन जाओगे तो फिर आपका डेमोक्रेटिक देश कैसा? तो हमारा तो डेमोक्रेटिक देश है ना। तो इस मामले में ये कास्टिंग वोट नहीं देगा, ये ध्यान रखेगा। कार्यकाल की बात करें, यानी इसका टर्म टेन्योर तो 5 ईयर रहता है, ध्यान रखेगा। लेकिन तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके न आ जाए, ये ध्यान रखेगा। एक चीज और, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट इलेक्शन से रिलेटेड अगर होता है तो वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखेगा। आपको घुमा के पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन आएगा ना तो कहोगे वाह ये तो बढ़िया है भाई साहब, इलेक्शन कमीशन आया है, इसका मतलब यही तो चुनाव कराया है, तो डिस्प्यूट भी वही रिजॉल्व कराएगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पर कि अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट उठता है तो उस मामले में अगर कोई भी जो फाइनल जजमेंट होगा, डिसीजन होगा, वो सुप्रीम कोर्ट लेगा, ये ध्यान रखें। अच्छा, ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से हमारा खत्म हो गया। सारे डायमेंशन हमने लगभग कवर कर लिए हैं, और बाकी जो नहीं कवर किए, जैसे क्या योग्यता क्या होगा, आप जानते हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल मतलब अनसाउंड माइंड, दिवालिया मतलब बैंक करप्ट, पैसा लेके विजय माल्या की तरफ भागा ना हो, ऐसा। उसके साथ साथ एज इसकी कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। और जैसे प्रेसिडेंट लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने की क्षमता रखता हो, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होने की पावर रखता हो। एक और चीज, इसकी जो सैलरी होगी एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये हमारी जो शेड्यूल कौन सी है, वेतन पैसा किस शेड्यूल में लिखा गया है? सेकंड शेड्यूल। तो उस सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनको पैसा मिलेगा। और आप घर पे जाकर ढूंढ के आइएगा कि वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है। मैं प्रेसिडेंट का बता दे रहा हूं 5 लाख, बाकी आप वाइस प्रेसिडेंट का ढूंढ लीजिए। और उसके साथ साथ कोई लाभ का पद न रखा हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न रखा हो, तो यह हमारा वाइस प्रेसिडेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? हाँ, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन। अच्छा, लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहने वाले, हाँ, लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट कौन रहा था? राधा कृष्णन और हामिद अंसारी। और आज तक कोई महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है क्या? नहीं बनी है। भारत में आज तक कोई महिला वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी। और वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन? वेंकैया नायडू। कोई बता सकता है कौन नंबर के हैं? 13 या 14? 13 नंबर ना, ठीक, बढ़िया, ओके। ये हमारा क्या हो गया? खत्म, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए आगे देखते हैं। कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, प्रश्न वगैरह जो भी है। हाँ हाँ, तो डिसाइड होगा जैसे, देखो पहली बात, जब किसी को रिमूव किया जाता है तो पहली बात वो चेयरमैन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम ही को हटाना है और हम ही तुमसे कहें मुन्ना बताओ हम पॉलिटी कैसा पढ़ाते हैं,
तो तुम सब कहोगे हाँ सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, आपके जैसा कोई पढ़ाता ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं जाऊंगा तब रियलिटी आएगी, समझे बात को। तो इसलिए जब किसी को हटाना रहता है तो उनको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाया जाता, तो जैसे वो हटेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो जाएंगे कौन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। समझ गए बात को, ओके। तो और कोई प्रश्न किसी का नहीं ना? क्या क्या? नहीं नहीं, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, दोनों हाउस को सहमति तो जरूरी है, लेकिन बिल जो नहीं, देखिए बात समझिए, बिल इंट्रोड्यूस होगा राज्यसभा में, लेकिन सहमति लोकसभा की भी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली राज्यसभा पास कर दे और लोकसभा उसको फेल कर दे तो हट जाएगा, क्या नहीं, ध्यान रखिएगा, दोनों की सहमति आवश्यकता है। और दोनों में सहमति मतलब क्या, 50% + 1। सही है, बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि सहमति मिलनी चाहिए। यस, क्योंकि देखिए कौन सा, आप प्रेसिडेंट में थे नहीं थे ना, तभी आपके इलेक्ट्रॉन फुदक रहे हैं। आप एक बार जाइएगा YouTube पे लेक्चर नंबर 3 या 2 देख के आइएगा, फिर आप कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, ठीक है। क्यों, आप लोग इलेक्शन प्रोसेस जानते हो कि नहीं, प्रेसिडेंट का जानते, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिए, देखिए हम कोई पॉइंट तो छोड़ ही नहीं सकते, आपको प्रश्न पूछ ही नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है। हाँ जी, आज महाशिवरात्रि नहीं है और आई होप कि आप भांग नहीं पियोगे। इनका प्रश्न क्या था? उनका प्रश्न वही था जैसे आपने बताया नहीं कि जैसे उपराष्ट्रपति या फिर जो व्यक्ति होगा वो फिर राज्यसभा के कार्यभार संभाल लेगा, फिर क्या वो वोट देगा? देखो भाई साहब, जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा मतलब डिप्टी चेयरमैन, तो वोटिंग होगा, अगर एक तरफ यस एक तरफ नो आ गया तो मामला ही खत्म, तब तो हट जाएगा। लेकिन फिर अगर टाई हो गया तो जो बैठा है डिप्टी वो वोट दे देगा, बस बॉल खत्म। अगर वो नहीं है, समझे बात को, अगर वो नहीं है तो क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट उस हाउस में से किसी को बना देगा चेयरमैन, फिर इलेक्शन होगा, फिर काम होगा। वो नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, समझे बात को। ये चलो आइए, अब हम लोग चलेंगे अटॉर्नी जनरल को, और ये हमारा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल। तो देखिए इसमें क्या है, अटॉर्नी जनरल बहुत बढ़िया से देखेंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। आइए, अब अटॉर्नी जनरल में बच्चा देखो क्या होता है। पहली बात कि जो भी हमारा अटॉर्नी जनरल होगा, पहली बात कि वो हमारे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब वो लॉ के मामले में सरकार की क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। कभी भी अगर कोई भी लॉ से रिलेटेड अगर सरकार को कोई पॉइंट चाहिए तो वो किससे हेल्प लेते हैं, वो लेते हैं आपके अटॉर्नी जनरल से। अब अटॉर्नी जनरल कौन बनेगा, इसकी योग्यता क्या है, तो कहा जाता है वही योग्यता होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या है, ये मैं जब पार्ट आपका जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा आर्टिकल 1 to 4, तो आप एकदम क्रिस्टल क्लियर करके बता दूंगा। लीगल एंगल जो NJAC आया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, वो भी बताऊंगा, तो आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। फिलहाल इतना ध्यान रखिए, अटॉर्नी जनरल की एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो तो वो व्यक्ति हमारे देश का अटॉर्नी जनरल बन सकता है। अब देखिए, अब ये जो अटॉर्नी जनरल है ना, ये राष्ट्रपति के ना प्रेसिडेंट के प्लीजर पे काम करता है, मतलब जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब मैंने बताया था कि प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है। प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है दया दृष्टि, मतलब वो जब चाहे उनको बैठाएं, जब चाहे उनको हटाएं, ये ध्यान रखिएगा। तो तब अगर अब मैं पूछूं कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल बता दो, तो आप कह दोगे नहीं पता। क्यों, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्लीजर पे है, तो राष्ट्रपति जब चाहेगा बैठाएगा, जब चाहेगा तब रिमूव कर देगा। शर्ते पद और शर्ते वेतन कैसे, राष्ट्रपति तय करेगा, क्योंकि वो उसका चेला है तो उसी के हिसाब से चलेगा। ओके, अब मेन मुद्दा बताइए तब क्या है और इसके बारे में। तो अब देखिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, एक है आर्टिकल 88 और आर्टिकल 88 ये कहता है कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल होगा वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है,
अगर वो किसी समिति का सदस्य है, कमेटी का मेंबर है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कहा गया है कि वह वोटिंग नहीं करेगा, वोटिंग नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर उसका मेंबर नहीं हो आप तो वोट कैसे करोगे। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट भी फर्स्ट वोट कभी नहीं डालता, ये ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट वोट कभी नहीं डालता है। जबकि डिप्टी चेयरमैन जो होगा क्या बोलते हैं राज्यसभा का, वो फर्स्ट वोट डाल सकता है, कास्टिंग वोट भी डाल सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ क्या डालता है, कास्टिंग वोट। ये कब हमको पता चलेगा, जब हम लोग आर्टिकल 91, 92, 93 पढ़ेंगे, मतलब कह सकते हो चेयरमैन ऑफ द हाउसेस, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, तो मैं आपको डिटेल में बताऊं। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा, चूंकि हमारा वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर होता ही नहीं है, तो जब मेंबर होता ही नहीं है तो वो फर्स्ट वोट कैसे देगा, नहीं दे सकता। कास्टिंग वोट देता है, क्यों देता है, क्योंकि चूंकि वो वहां का चेयरमैन है तो वो दे सकता है। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन होगा, वो डिप्टी चेयरमैन फर्स्ट वोट भी डालेगा क्योंकि वो वहां का मेंबर भी है, और वो कास्टिंग वोट भी डालेगा जब वो चेयरमैन की कुर्सी पे होगा। लेकिन अगर इंपीचमेंट प्रोसेस यानी रिमूवल प्रोसेस चल रहा है स्पीकर का, मतलब स्पीकर सॉरी कह रहे हैं डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट का, मतलब चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इंपीचमेंट प्रोसेस के दौरान, रिमूवल के दौरान ना तो फर्स्ट वोट डालेंगे और ना ही कास्टिंग वोट डालेंगे। जबकि अगर डिप्टी चेयरमैन को हम हटा रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को हटा रहे हैं, तो वो फर्स्ट वोट डाल सकता है, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं डालेंगे। क्योंकि फर्स्ट वोट क्यों डालेगा, क्योंकि वो उस हाउस का मेंबर है। ये होता है कौन से, उसके बाद से ये मैं इसलिए नहीं बता रहा था उस टाइम, क्योंकि ये बाद में हम लोग को पढ़ना है, तो इसलिए होल्ड रखिए। तो आर्टिकल 88 ये कहीं पर भी क्या कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। अब प्रश्न एक पूछा जाता है कि कौन ऐसा मेंबर है जो उस हाउस में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन उसका मेंबर नहीं होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यही हमारा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए एक होता है कौन, सॉलिसिटर जनरल, लेकिन इसका संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, ध्यान रखेगा। सरकार चाहेगी तो सॉलिसिटर जनरल बनाएगी, सरकार नहीं चाहेगी तो सॉलिसिटर जनरल नहीं बनाएगी। सभी प्रकार के लीगल प्रोसीडिंग, कोई चीज जवाबदेही होती है सरकार की, वो कौन देता है, हमारा अटॉर्नी जनरल ही देता है। सरकार की केसेस भी आपने देखा होगा लड़ते हुए अटॉर्नी जनरल को, सॉलिसिटर जनरल भी केसेस लड़ता है। तो ये रहा हमारा अटॉर्नी जनरल, बहुत ही छोटा टॉपिक था ये। और हाँ, इसी तरह जैसे अटॉर्नी जनरल सेंटर में है, वैसे ही स्टेट में होता है आर्टिकल 165 के तहत एक एडवोकेट जनरल, जिसको हम बोलते हैं महाधिवक्ता। तो वो जब स्टेट पढ़ेंगे तो देख लेंगे। ओके, कोई डाउट किसी को इसमें अटॉर्नी जनरल में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक रहने वाला है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहले कुछ तथ्य बहुत जरूरी हैं आपके दिमाग को ड्रिल करने के लिए। चलिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की बात होगी और मंत्रियों की बात होगी। चलिए देखते हैं। देखिए, 2-3 शब्द हैं। एक शब्द है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मंत्री परिषद। देखिए मेरी राइटिंग बहुत खराब है। और एक होता है मंत्रिमंडल, आपने सुना होगा, मंत्रिमंडल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। अब इनको ड्रिल करते हैं, जरा देखते हैं। देखो एक चीज समझ लीजिए, मंत्रिमंडल शब्द का यूज ओनली आर्टिकल कौन सा, कोई बता सकता है? 352। ये ध्यान रखेगा, मंत्रिमंडल का यूज हमने सिर्फ आर्टिकल 352 में किया है, बाकी और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया। एक और चीज, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है ना, यानी 26 जनवरी 1950, उस टाइम मंत्रिमंडल हमारे संविधान में लागू, मतलब शब्द मेंशन नहीं किया गया था, ये बाद में डाला गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अच्छा, तो हमारे संविधान में हर जगह पे क्या लिखा गया है, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए हमारे यहां कार्यपालिका का यानी एग्जीक्यूटिव का रियल हेड देखा जाए तो प्रधानमंत्री है, मैंने इस पे बात की थी। तो हमने कहा था कि कार्यपालिका के सभी काम यानी एग्जीक्यूटिव जो सरकार के वर्क होते हैं, वो सभी वर्क किसके नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी काम खुद से नहीं करता है। अभी मैं कब बताऊंगा कि कब खुद से करेगा, लेकिन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेसिडेंट जो भी काम करता है ना, वो मंत्रिपरिषद की
सलाह से करता है, रिकमेंडेशन से करता है, परामर्श से करता है। उसमें भी अगर मैं मंत्रिपरिषद हटा दूं ना और एक शब्द इस्तेमाल कर दूं पीएम, तो इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और मंत्रिपरिषद में कौन होगा यह तय कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ही जो कहता है राष्ट्रपति को वो काम करना पड़ता है। अब देखिए जरा यहां पर कुछ लीगलिटी देखते हैं। जो मंत्रिपरिषद है, अब कहा गया है कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा वो पीएम की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा, अपॉइंट करेगा पीएम को। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, यहां प्रश्न पूछा जाता है। अपॉइंट करेगा, नियुक्ति करेगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति किसी को भी मुंह उठा के बना देगा क्या पीएम? क्या आप में से किसी को सड़क पर से उठा के पीएम बना सकता है क्या राष्ट्रपति? नहीं बना सकता। वो उसी को बनाएगा जो पहली बात, जो लोकसभा के इलेक्शन में मेजॉरिटी पार्टी का हेड है, मेजॉरिटी पार्टी का नेता है। हमेशा जब चुनाव होता है ना, तो मेजॉरिटी को जो पार्टी होती है, जैसे बीजेपी या फिर कोई भी, वो अपना एक नेता तय करते हैं कि कौन नेता होगा, और उस नेता को वो लोग पीएम बना देते हैं। तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मतलब पीएम नियुक्त करेगा जो लोकसभा के चुनाव में जो इलेक्टेड जो बॉडी है, इलेक्टेड जो पार्टी है, या फिर कह सकते हो जो जीत गई है पार्टी, उसका जो नेता होगा उसी को वो पीएम बनाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक पार्टी नहीं चुनी, अगर एक पार्टी टोटली उनको बहुमत नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिला, तो अगर कोई गठबंधन है, गठबंधन मतलब समझ रहे ना आप लोग, आजकल चल रहा महाराष्ट्र में बड़ी बढ़िया से गठबंधन, ठीक है, मतलब कोएलिशन का गवर्नमेंट है, 2-3 पार्टियां मिलकर बनी है, तो जो बहुमत जो गठबंधन का नेता होगा उसको राष्ट्रपति क्या बनाएगा? पीएम बनाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई गठबंधन वाला भी नहीं है, मान लीजिए कोई एक पार्टी वाला भी नहीं, तो राष्ट्रपति उस सिचुएशन में उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और उस विवेक में वो जो भी व्यक्ति जिसको लगता है कि ये मेजॉरिटी प्रूव कर सकता है, उसको वो क्या बना सकता है? उसको वह पीएम बना सकता है। अब एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला था कि जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति को पीएम बनाने से पहले उसको मेजॉरिटी तय करना हो। मतलब किसी भी व्यक्ति को पीएम पहले बनाया जा सकता है, उसको 1 महीने के अंदर क्या करना है? अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। कहां पर? राज्यसभा में कि लोकसभा में? लोकसभा। अगर 1 महीने के अंदर फ्लोर टेस्ट जिसको आप कहते हो में अगर उसने कॉन्फिडेंस जीत लिया, बहुमत प्राप्त कर लिया, तो वो पीएम बना रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को जरूरी नहीं कि पहले आपको बनना पड़ेगा। और चीज, कोई भी प्रधानमंत्री जरूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी हाउस का मेंबर हो ना। कहीं से भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पीएम बन सकता है, बशर्ते 6 माह के अंदर, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, 6 माह के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? दोनों हाउस, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा के किसी भी हाउस में क्या बनना पड़ेगा? मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अब जरा एक बात बताओ, मान लीजिए हमने क्या किया, एक बार बन गए, 6 महीने तक बन गए, जैसे ही 6 दिन आया, 6 महीना हुआ, 1 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, फिर बन गए। पॉसिबल है? क्या लगता है आप लोग? जैसे मतलब मान लीजिए मैं 6 महीना के लिए पीएम बन गया, लेकिन दोनों हाउस में से किसी का मेंबर नहीं बना, लेकिन 6 महीना जैसे आए, 1 दिन पहले हमने रेजिग्नेशन दे दिया, फिर अगले दिन शपथ ले लिया, तो फिर तो 6 महीना होना चाहिए ना भाई साहब। देखो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा फिर तो बल्ले बल्ले भाई साहब, समझे बात को। तो ऐसा काम जयललिता ने किया था, ठीक है ना, 6 महीने के लिए सीएम और 1 दिन पहले त्याग पत्र, फिर सीएम। तो कोर्ट ने कहा ना, अब आप नहीं बन सकती, कोई और बनेगा। अब आप जब तक मेंबर नहीं बनेंगी तब तक आप नहीं बनेंगे। और आप ऐसा सोचोगे कि एक बार 6-6 महीना करके 5 ही साल तो है, क्या दिक्कत है, कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, तो ये हो गया हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए, अब जब पीएम की नियुक्ति हो गई ना, पीएम की नियुक्ति में कोई आपके दिमाग में कोई टेंशन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कब किसको नियुक्त करेगा आपके दिमाग में भर गया है। अब देखिए, अब जब पीएम की नियुक्ति हो गई ना, तो अब बारी आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, मतलब मंत्रियों की। तो देखिए, यूपीएससी में बहुत अच्छे से स्टेटमेंट घुमाता है। तो राष्ट्रपति जो है हमारा, वो नियुक्त करेगा किसको? मंत्रिपरिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। किसके रिकमेंडेशन पे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जिसको चाहे। अब देखो, ये जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट लोकसभा
या राज्यसभा के ही किसी सदस्य को मंत्री बनाए। प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, पीएम चाहे तो लोकसभा, राज्यसभा या फिर कहीं से भी किसी व्यक्ति को उठा के मंत्री बना सकता है। यानी मंत्री बनने के लिए किसी हाउस का मेंबर बनना जरूरी नहीं है, जैसे पीएम बनने के लिए नहीं था। इसी प्रकार जैसे पीएम आप एक बार बन के 6 महीने में मेंबरशिप ले सकते हो, वैसे भी आप मंत्री बन के भी 6 महीने के अंदर मेंबरशिप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एस जयशंकर, जो हमारे क्या थे, अभी फिलहाल क्या है, विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो पहले एक आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन आईआर मतलब हाँ प्रभु बिल्कुल मैं मानता हूं। तो उसमें वो उन्होंने बात की, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की और बिना इलेक्शन लड़े वो हमारे बन गए। तो इस आधार पर ऐसा हो सकता है। अब देखिए, कभी कभी स्टेटमेंट घुमा देता है कि क्या जो मंत्री होंगे वो खाली लोकसभा के होंगे, क्या नहीं, मंत्री आप कहीं से भी बना सकते हो। मैंने आपको बता दी, लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी आप बना सकते हो, 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अब देखो 2-3 शब्द है। क्या शब्द है? एक शब्द कहा जाता है कि जितने भी मंत्री होंगे ना, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, मतलब वो सामूहिक रूप से क्या होंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब क्या होगा, देखो एक चीज पहली बात समझ लीजिए, हमारे देश में पीएम वही बनेगा जिसको लोकसभा में क्या होगा, बहुमत होगा। ठीक, जिसको लोकसभा में बहुमत होगा वही पीएम बनेगा। अब यह कहा जा रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो सरकार लोकसभा में बहुमत में रहेगी वही सरकार चलेगी। अगर सरकार में हमने एक, जैसे मान लो आप कहते हो ना पीएम के प्रति हमने क्या किया, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। नो कॉन्फिडेंस मोशन का होगा, जैसे मान लो हमने कह दिया कि पांडे सर बढ़िया पढ़ाते हैं कि नहीं, एक कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए। अगर 50% से अच्छे बच्चे कहें कि हाँ बढ़िया पढ़ाते हैं, यस कहते हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं कॉन्फिडेंस में हूं। और जैसे ही 50% ने कहा कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, हटाओ इनको जल्दी, तो वो क्या हो जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। अब ये आप लाओगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा, और हम लाएंगे तो कॉन्फिडेंस मोशन। समझ गए ना, क्योंकि हमें तो अपने पे विश्वास है और आपको आप पे विश्वास है, तो हमको आप कॉन्फिडेंस से बाहर करना चाह रहे हो। यस, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होते ही हम तो इसके अगेंस्ट में लाए थे ना, लेकिन इसके अगेंस्ट में लाते ही जैसे ही पीएम कॉन्फिडेंस में नहीं रहा, अपने आप पूरे मंत्री भी कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। यही होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहा जाता है कि जितने मंत्री होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक साथ नाव में चढ़ते हैं, एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अब किसी अलग अलग मंत्री को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सारा मामला खत्म। प्रेसिडेंट, अगर पीएम ने, कोई पीएम है, पीएम ने चाहा तो अगर एक बार इस्तीफा दिया ना, सारे मंत्री खत्म। ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या एक कोई मंत्री है और वो इस्तीफा दे दिया तो क्या पीएम खत्म? नहीं। क्यों? क्योंकि पीएम ने ही तो रिकमेंड किया था उसके लिए। तो इसलिए अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि किसी मेंबर को मंत्री पद से हटा दे, तो वो उनसे सीधे कहेगा, देखो बच्चा कोने से धीरे से निकल लो, यानी इस्तीफा दे दो। अगर इस्तीफा नहीं दिए तो फिर राष्ट्रपति चचा निकालिए इनको, जरा आराम से निकाल लें। तो ये होता है हमारा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो एक और शब्द है कि जितने भी मंत्री होते हैं ना, वो व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रेसिडेंट। वही मैंने बता दिया, वैसे बस समझाना है। यानी जितने भी मंत्री होते हैं वो कलेक्टिवली तो लोकसभा, लेकिन पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रेसिडेंट। मतलब उनको राष्ट्र कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा और उनको प्रेसिडेंट ही क्या करेगा? निकालेगा। इसलिए हम कहते हैं व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद प्रेसिडेंट के प्रति, और कलेक्टिव रूप से जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक और चीज, जितने भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्लीजर पे काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करते हैं। ये हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मैक्सिमम पार्ट कवर हो गया। अब कुछ और चीजें हैं, जैसे देखिए, अब जब हम मंत्री बनाते हैं ना, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, किचन कैबिनेट आपने सुना होगा, वो क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। अब देखिए, मंत्री ना इतने प्रकार के होते हैं, कितने देखो मैं बता रहा हूं।
तो जो मैंने मंत्रिपरिषद शब्द किया, अब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है हल्का सा देख लेते हैं। तो पहला क्या है, परिषद। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखो पहला एक तो आएंगे कैबिनेट मंत्री। कौन आएंगे, कैबिनेट मंत्री। दूसरा आपने सुना होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी राज्य मंत्री। और एक आपने सुना होगा राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार। और एक होता है चौथा नंबर जिसको हम कहते हैं उप मंत्री, ठीक है। और राजीव गांधी के समय में संसदीय सचिव भी होता था एक, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, वो अब नहीं होता है, इसलिए फिलहाल अभी ध्यान रखिएगा। मंत्री कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है ना, और उपमंत्री को उपमंत्री यानी डिप्टी मिनिस्टर भी आप कह सकते हो। अब देखिए, देखो हिंदी इंग्लिश का कहीं समस्या हो ना तो बोलिएगा, क्योंकि वैसे मैं कोशिश करता हूं कि पूरा लेके चलूं, तो इसलिए कहीं अगर आपको कोई शब्द ऐसा भिड़ता है जो नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, तभी तो रिजॉल्व होगा ना। अब अंदर अंदर छुपाए रहोगे तो मजा नहीं आएगा। ओके, अब देखो कैबिनेट मंत्री, तो मंत्री परिषद में ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये चारों मंत्री आते हैं। इन चारों मंत्री को जोड़कर कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखो जो मंत्रिमंडल होता है ना, कैबिनेट जो होता है ना, वो मंडल हमारा सिर्फ किसका होता है, कैबिनेट मंत्रियों का ग्रुप होता है। उसमें भी सारे कैबिनेट मंत्री नहीं आते, कुछ स्पेशल कैबिनेट मंत्री जैसे रक्षा, रेलवे, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे करके जो महत्वपूर्ण पद हैं, मंत्री हैं, वो लोग मिलके क्या बनाते हैं, मंत्रिमंडल। तो अब आपने सुना होगा कि मोदी जी के कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो मोदी जी के कैबिनेट की मीटिंग हुई तो क्या सभी मंत्री आएंगे क्या, नहीं। कौन आएगा, सिर्फ कैबिनेट में के कुछ जो उनको अच्छे लगते हैं वो आएंगे। कोई बात होगी और कोई भी बात होगी तो उनको वो बता देंगे सभी मंत्रियों को, और आराम से वो काम हो जाएगा। एक और चीज ध्यान रखना, सामूहिक उत्तरदायित्व का एक और मतलब होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि कैबिनेट ने जो भी डिसीजन लिए हैं, अब बार बार 60-70 मंत्रियों को बुलाओ और उनसे बात करो, डिसीजन लेने की बात करो, तो 60-70 लोग होंगे, 60-70 विचारधाराएं होंगी। और जब 60-70 विचारधाराएं होंगी तो 60-70 प्रकार के डिसीजन आएंगे। तो इसलिए जल्दी डिसीजन के लिए हमको क्या करना है, कम लोगों को बुलाओ, कम लोगों को बुलाओ, मामला फिट, बाकी लोगों को बता दो। तो कम लोगों को बुलाओ यानी मंत्रिमंडल को बुलाओ, मंत्रिमंडल को बुला के सारे मंत्रियों को बता दो। अब जिस व्यक्ति को इस मंत्री में जिसको उस केस से या फिर कुछ जजमेंट से जो डिसीजन है या फिर कोई लॉ से अगर दिक्कत है तो उनको कह दिया जाए कि भाई साहब आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप इस्तीफा नहीं देते हो तो कहीं भी इस बिल की आपको निंदा नहीं करनी है, क्योंकि आपको बड़ाई ही करनी पड़ेगी। इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व, भले ही इन लोगों ने जजमेंट लिया, निर्णय लिया, डिसीजन लिया, लेकिन सबको उसका बचाव करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर कृषि बिल के विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे। तो क्या पूरी कैबिनेट चली गई क्या, नहीं, क्योंकि वो उस बिल से सहमत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अलग कर दिया। क्योंकि अगर वो सहमत होती, बाद में निंदा करती तो मामला थोड़ा किरकिरी हो जाती, इसलिए उनको हटा दिया गया। ओके, अब देखो ये मंत्री क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री जो अच्छे प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं। आपने अनुसूची 7 पढ़ी होगी, उस अनुसूची 7 में यानी शेड्यूल 7 में आपको कुछ सेपरेशन ऑफ द पावर लिखा होगा और उसमें सेंटर लिस्ट होगा, उसमें लिस्ट है जैसे फाइनेंस, रेलवे, ऐसे करके लिस्ट लिखे गए हैं। तो कैबिनेट मंत्री हर एक विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है, सबसे बड़ा। जैसे आप देखिए होम मिनिस्टर में सबसे बड़े कौन, अमित शाह जी, और डिफेंस मिनिस्टर में कौन, राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी, और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी। अब यानी ये अपने कार्य का यानी अपने मंत्रालय के सबसे बड़े क्या होते हैं, हेड होते हैं, ध्यान रखिए। अब इन्हीं की सहायता के लिए हम क्या करते हैं, राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत ही बड़ा है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक तरफ देखोगे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, कई सारे बजट डिपार्टमेंट होते हैं। तो अब कई सारे डिपार्टमेंट को एक व्यक्ति देखेगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा, दिक्कत होगी। इसलिए इनकी हेल्प के लिए हम क्या बनाते हैं, राज्य मंत्री। अब जो राज्य मंत्री होगा वो कैबिनेट मंत्री की हेल्प करेगा, लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज,
वो अपने मंत्रालय में जो उसको डिपार्टमेंट मिला है उसमें स्वतंत्र होता है। जैसे मैंने बोला कि अनुराग ठाकुर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड, उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हेड कौन हो जाएंगे? अनुराग ठाकुर, लेकिन उनके ऊपर कौन रहेगा? और जो राज्य मंत्री होगा वो, अब देखो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री में बस इतना अंतर है, जो स्वतंत्र पावर वाला है उसको ज्यादा पावर मिला है और जो राज्य मंत्री है उसको कम पावर मिला है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की हेल्प के लिए होते हैं, स्वतंत्र मंत्री कैबिनेट की हेल्प के लिए नहीं होते, वो एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, बस सिग्नेचर उनको तो कराना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात। और उपमंत्री ये एक प्रकार का लॉलीपॉप होता है। यस, मैं सही बोल रहा हूं, ये एक प्रकार का लॉलीपॉप होता है। जैसे कंप्यूटर बाबा, नाम सुना है कंप्यूटर बाबा का? अरे सुनना चाहिए आप, गोल्डन बाबा। मध्य प्रदेश सरकार में किसी की भी सरकार हो, एक मंत्री फिक्स है, कंप्यूटर बाबा, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कुछ हो आए, एक मंत्री फिक्स। क्यों? लॉलीपॉप होता है भाई साहब, यानी जिनको खुश करना। जैसे ना शादी विवाह में फूफा जी लोग टेंशन में आ जाते हैं, रसगुल्ला नहीं मिला हमको, या उन्होंने मतलब पता नहीं फूफाओं का क्या दिक्कत है इसमें। किसी भी शादी विवाह में अगर फूफा नाराज नहीं हुए, शादी कंप्लीट मानी ही नहीं जाएगी। फूफा हो गए, मौसा हो गए, ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस फैमिली, सो हाउ एनी अदर पर्सन गेट मोर अप्रिसिएशन हमारे सिवा, तो इसलिए उनको थोड़ा टेंशन आ जाता है। तो इसी प्रकार हर पार्टी में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिनको थोड़ा लगता है कि अगर मंत्री नहीं बने तो टेंशन आ जाएगी, इसलिए उनको क्या दिया जाता है कि भाई साहब आप उपमंत्री ले लीजिए, आराम से बहस करिए। तो ये हमारा मंत्री परिषद हो गया जो पूरा ऐसे बवाल है, ठीक है। अब देखिए ये मंत्री परिषद हो गया हमारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। एक और चीज देखिए, अब आर्टिकल 78 में हम प्रधानमंत्री का कर्तव्य देखते हैं। क्या देखिए, आप घर पे जाके आर्टिकल 74, 75 और 78 घर पे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये सारी बातें मैंने इन्हीं 3 आर्टिकल के बताए हैं। तो देखिए आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो क्या करे। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि जो भी मामले हैं उनकी जानकारी किसको दे? राष्ट्रपति को दे। अगर मंत्रिमंडल ने कोई भी ऐसा डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के बारे में अगर राष्ट्रपति को जानकारी नहीं है तो वो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को क्या दे? जानकारी दे। एक और चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा चलिए पीछे का एंगल बता देते हैं। अब मंत्रिमंडल, अब कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे काम करेगा, सलाह पे काम करेगा। लेकिन अब ये जो सलाह है ना, रिकमेंडेशन है, इसकी डिफिनेशन बहुत ही अलग है। जब 42वां संविधान संशोधन यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके पहले के बाद हम जाएं तो इस रिकमेंडेशन का मतलब जो कैसे रिकमेंड किया गया है, इसका डिफाइन कुछ अलग तरीके से किया गया था कि क्या मतलब होता है। क्योंकि उस समय एक ही पार्टी की सरकार होती थी, कांग्रेस की, तो एक ही पार्टी रहती थी, प्रेसिडेंट बनते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी। दिक्कत तब हुआ जब कई सारी पार्टियां बनने लगी, और जब कई सारी पार्टियां बनने लगी तो प्रॉब्लम शुरू हुए, क्योंकि अलग अलग से कह सकते हो कि आइडियोलॉजी आई। तो आप जानते हो कि एक रेडिकल चेंज किया था इंदिरा गांधी ने। क्या चेंज हुआ था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1976 में यह कहा गया कि देखो, रिकमेंडेशन का मतलब है बाइंडिंग। जैसे अभी एक बिल आया है ना लोकसभा में कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी, हाँ देखिएगा, उसको कभी करंट का मौका मिला देखा जाएगा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में कहा गया कि परामर्श का मतलब, रिकमेंडेशन का मतलब है बाइंडिंग, मतलब आपको बात माननी ही पड़ेगी, राष्ट्रपति मना कर ही नहीं सकता। लेकिन बाद में चल के जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसमें कहा गया कि ऐसा बात नहीं है, अगर मान लीजिए हमने कोई रिकमेंडेशन की, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको एक बार रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यह ध्यान रखेगा। और यह पुनर्विचार जो रिकमेंडेशन वाला मामला है, यह कौन सा वीटो कहलाया जाएगा देवी जी? क्वालिफाइड वीटो या सस्पेंसिव वीटो? मुन्ना आप नहीं थे क्या उस दिन? बताइए। सस्पेंसिव वीटो। यस, 4 वीटो बताया था ना हमने, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, क्वालिफाइड और पॉकेट। तो एब्सोल्यूट क्या था? हाँ अच्छा, अब हम नहीं बताओगे तुम, हम समझ गए। हाँ, असल में ना पंखा चलता है तो आवाज थोड़ी गूंज जाती है,
कोई और बताएगा? महिला पार्टी जिंदाबाद? नहीं, पुरुष? हाँ बस हो गया, ये तो हो गया एब्सोल्यूट, और सस्पेंसिव में हो गया था कि वापस भेज देगा। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करके फिर भेज दे तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना पड़ेगा, बाइंडिंग है। और क्वालिफाई वीटो क्या इंडिया में है? नहीं है ना, तो कहां पर था? और क्वालिफाई में था क्या? कोई? महिला पार्टी इधर? ये चश्मे वाले कहां है आजकल इतने? क्वालिफाई वीटो। देखो मेरा मानना है कि चश्मे वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब आपकी राय भिन्न हो सकती है, डेमोक्रेटिक देश है तो आप अलग हो सकते हैं राय, कोई दिक्कत। क्यों, आपका मानना सही है कि नहीं? शायद ना। यस देखो तो यस बताओ, चश्मा नहीं पता? अरे लाइन से बताइए, नहीं पता? चश्मे वाले फेल हो रहे हैं। यस आप भी नाक कटा दिया यार देश का। हाँ अरे बताइए। सिंपल सा है कि भैया जैसे उसको सिंपल से पास किया, हाँ यस 2/3 में से पास किया तो काम हो गया। और एक और था कौन सा? पॉकेट, तो पॉकेट में रख लिया, कोई मामला ही नहीं। ओके, तो देखो ये हमारा ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया समाप्त। कुछ फैक्ट की बात हो जाए, पहले हमारे पीएम कौन थे? हाँ क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है? अच्छा, और सर्वाधिक मैक्सिमम टाइम तक रहने वाले पीएम? नेहरू जी। अच्छा, पहली महिला पीएम? इंदिरा गांधी। और वर्तमान में पीएम? और अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा हटाए गए पीएम? वीपी सिंह। वीपी सिंह। अच्छा, सबसे बूढ़े पीएम? मोरारजी देसाई। सबसे जवान मतलब नए एज के पीएम? राजीव गांधी। अच्छा, सबसे कम समय के लिए पीएम? अटल जी 13 दिन के लिए। और एक चीज और हमें बता दीजिए, कौन से ऐसे, अच्छा ये बताइए कि इंदिरा गांधी लोकसभा से थी कि राज्यसभा से थी? राज्यसभा से। मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से और देवगौड़ा जी भी राज्यसभा से थे, ये ध्यान रखिएगा। ये हर लेक्चर के बाद मैं थोड़ा फैक्चुअल पे भी बात कर लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। अच्छा चलिए, ये तो हमारा मंत्रिपरिषद खत्म हो गया। कोई समय मुझे बता दे, टाइम? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हमारे पास टाइम है। अच्छा, पौने का मतलब होता है 15 मिनट कम ना? हमारा थोड़ा ये पौने और सावा वाला मामला गड़बड़ है, ठीक है। आप में से कई लोग कंफ्यूज होते होंगे, कब किसी को सावा बोल दिया, कब किसी को पौने बोल दिया है, अपने हिसाब से। और बी नेचुरल, हम तो ईमानदारी से अपनी कमियां बताते हैं। देखो हमारी जो कमी है मैं सबके सामने बता देता हूँ, इसमें मुझे अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं अब। हाँ हम समझ गए, बिल्कुल। अब आ जाओ, देखो अब है आर्टिकल हमारा 79। अब इस 79 में क्या है, इसका टाइटल क्या है बच्चा? पार्लियामेंट यानी संसद। अब इस संसद को देखो कैसे हम लोग पढ़ते हैं। पार्लियामेंट में कह सकते हैं हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में 3 चीजें। एक हमारा क्या है? प्रेसिडेंट। और एक हमारा क्या है? लोकसभा। और अब आपका मन है तो राज्यसभा भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं अब इसी पे धरने बैठ जाओ केजरीवाल की जैसे कि नहीं पहले राज्यसभा लिखिए चाहे लोकसभा लिखिए, ऐसा नहीं। चलिए अब देखिए, राष्ट्रपति पढ़ चुके हम लोग। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए एक बॉडी को हम लोगों ने रखा है, जिस बॉडी का नाम है पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट में लॉ बनता है। और वो लॉ बनना कब तक? जब तक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों से रेक्टिफिकेशन नहीं मिल जाता, तीनों से अनुमति नहीं मिलता, तब तक वो लॉ, मैंने बोला था कि वो बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के डेफिनेशन में 3 चीजें हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा अब देखिए आगे। अब आगे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है आर्टिकल 80। और आर्टिकल 80 का टाइटल क्या है? राज्यसभा की संरचना, मतलब राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा के है क्या। तो चलिए देखते हैं 79 के बाद 80 में देखते हैं क्या। एक चीज ध्यान रखना, 79 में पार्लियामेंट,
80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अब देखो एक मेरा मेथड है मैं बताने का, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, इसी प्रकार ज्योग्राफी में भी कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं उनको ऐसे याद रखना है कि आपकी लाश भी बोले यस, कि मतलब इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि भैया चले जा रहे हो, अंतिम यात्रा चल रही है, लेकिन पूछा जाए बच्चा बताओ आर्टिकल 79 में क्या, उठ के बोलो पार्लियामेंट, ऐसे याद रखना है। इसी प्रकार आर्टिकल 79, 80 और 81। जैसे ज्योग्राफी में 2 कोस्ट आपको याद करने ही पड़ेंगे, बिना उसके याद क्लाइमेट आपको इंडियन क्लाइमेट समझ ही नहीं पाएगा। जैसे 2 कोस्ट हैं, एक हमारा वेस्टर्न और एक ईस्टर्न, जिसमें ऐसे कर देंगे तो पता चल जाएगा। हम नाम बता रहे हैं। पहला एक है मालाबार और एक है कोरोमंडल। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, नहीं आप सभी लोग बता दीजिए। मालाबार तट को किस राज्य के तट के नाम से जानते हैं? केरल, पक्का यस केरल। और कोरोमंडल तट मतलब तमिलनाडु। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप क्लाइमेट पढ़ोगे, साउथ जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, सबसे पहले वर्षा कहाँ करता है? यहाँ। और जब हमारा जो रिट्रीट ऑफ द मानसून है, मानसून का लौटना, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वो तो इसलिए ये याद रखता है। इसीलिए कुछ ऐसी चीजें हैं, समझ गया ना मेरी बात को। तो ये हमारी 79 और 80 को भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं राज्यसभा। तो देखिए राज्यसभा के बारे में चलिए हम पहले सीट को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो राज्यसभा में फिलहाल में बताइए सीटों की संख्या कितनी है? हाँ 250। कुल सीटें कितनी हैं? लेकिन इलेक्शन कितने पर होते हैं? 245। अब इस 245 में से ब्रेक डाउन करो, 12 कहां से? नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी कितने बचे? 200। ये कहां से? तो ये कह देंगे आप इलेक्ट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 12 और 233 का फॉर्मूला है। 250 टोटल सीटें हैं, ओके। अब ये जो हमारी सीटें हैं, ये 12 जो मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, ये नॉमिनेट राष्ट्रपति किस एरिया से, किस क्षेत्र से नॉमिनेट करता है? इसके लिए एक फॉर्मूला है लास। हाँ लास में देखो हिंसा की बात कभी कभी हो जाती है। लास मतलब LASS, लास का मतलब L से लिटरेचर, A से आर्ट और S से सोशल साइंस और फिर S से साइंस, ठीक। लेकिन जब हम राज्यपाल की बात करेंगे ना, तो राज्यपाल में एक और चीज जुड़ जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। मतलब राज्यपाल जो नॉमिनेट करता है लोगों को, उसमें कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मेंबर है ना, उसको भी राज्यपाल नॉमिनेट कर सकता है। वो राज्यपाल के बारे में हम लोग देखेंगे, ओके। तो अब देखिए यानी लास्ट के क्षेत्र से, लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस के क्षेत्र से 12 लोगों को नॉमिनेट करता है कौन? हमारा, वो हमारा करता है हमारा राष्ट्रपति। अब देखिए जो बचे, कितने बचे? 233। अब जो बचे उनका इलेक्शन, अब देखिए चलते हैं जरा, अब उनका इलेक्शन का क्या हिसाब है। जो बचे ना, इनका इलेक्शन होता है स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा। अब कैसे? हमारी अनुसूची यानी शेड्यूल फर्स्ट कहती है कि इंडिया में 28 कितने होंगे? राज्य, और कितने? 8 यूटी होंगे। इस 8 यूटी में कितने? 3 ऐसे यूटी हैं जहां पर क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है वहां पर। लेकिन एक जगह विधानसभा भी ऑपरेशनल नहीं है, जैसे जम्मू। तो कहा गया है कि ये सभी मेंबर्स मिलके राज्यसभा में लोगों को इलेक्शन करेंगे। जैसे देखिए अब क्या होता है, नाम ही लिखा है देखो, राज्यसभा, स्टेट हाउस। तो इसमें कौन भेजेगा? स्टेट के मेंबर भेजेंगे। तो जैसे लोकसभा में इलेक्शन हम लोग करते हैं, वोटिंग करने जाते हैं ना, 18 साल उम्र हो गया, जाओ लेके वोट। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ये कहा क्या जा रहे हैं राज्यसभा में वोट डालने? किया है क्या किसी? नहीं। राज्यसभा में नॉर्मल लोग वोट नहीं कर सकते। कौन करता है? तो आप कहोगे कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं, राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं, वहां के जो कौन है? MLA हैं, वो मिलके क्या करते हैं? राज्यसभा में लोगों का चुनाव करते हैं। अब कैसे? अब कैसे चुनाव करते हैं, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा शेड्यूल 4, अनुसूची 4। अनुसूची 4 क्या कहता है कि राज्यसभा में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा।
तो इन्होंने बोला कि जो राज्यसभा में सीट होगा ना, ये शेड्यूल 4 में लिखा है कि किसमें सीट कितनी है। जैसे यूपी में कितनी सीटें हैं 31, बाकी और याद करने की आवश्यकता नहीं है, यूपी में रहो बस बहुत काफी है। एक दो याद करना कभी मिलाने के लिए आ जाता है तो देख लीजिए। तो आर्टिकल 31 में सीटों का आवंटन है। अब कह रहा है कि यूपी में 31 लोगों को कौन भेजेगा, यूपी भेजेगा। तो कैसे भेजेगा देखो बच्चा, इसके लिए बहुत आसान फार्मूला है। अब देखिए 31 मेंबर प्लस ऐसे बट्टे, कितने यूपी में विधायक हैं, मान लेते हैं 404, 403 प्लस 1 404। अब जितना आएगा, उल्टा कर दिया ना हमने, 404 पूरा कर दो और बच्चे 31। अब जितना आएगा वो हो जाएगा प्लस उसमें एक जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा उसका हो जाएगा कि एक व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने के लिए हमको इतने वोट की आवश्यकता पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए जैसे माना कि किसी जगह पे सीटों की संख्या है 3, ठीक है, सीटों की संख्या क्या है 3, और वहां पर कुल जो विधानसभा में मेंबर है वो है 90। तो हमको क्या करना है, 90 में भाग दे देना है किसका, 3 से, तो कितना आ जाएगा बच्चा 30। अब प्लस 1, यानी अगर 31 मेंबर किसी एक व्यक्ति को वोट दे देंगे तो वो व्यक्ति कहां चला जाएगा, राज्यसभा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे तो 31 कितने हो गए, अगर जोड़ा जाए तो 93 हो गए, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि जो वो इलेक्शन वाला प्रोसेस है कौन सा, तो जो हमने बताया था आपको कि जो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है उसमें ऐसे थोड़ी ना होता है, उसमें रैंकिंग दी जाती है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। तो पहले में जिसको मिल गया, दूसरे में जिसको मिल गया, उसके बाद के आधार पर हम लोग कर लेते हैं। तो इसलिए ज्यादा मुश्किल होता नहीं है इलेक्शन में करना इसको। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी राज्य की सीटें होंगी उन सीटों को कुल सीटों से, यानी कुल राज्यसभा में सीटों से डिवाइड कर दिया जाएगा, एक जोड़ दिया जाएगा। अगर उतने विधायक मिलके किसी एक को उतना वोट दे देते हैं तो वो व्यक्ति राज्यसभा में नॉमिनेट मतलब इलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन क्लोज बैलेट से होता था, यहां पर क्लोज बैलेट से नहीं होता है। कैसे होता है, ओपन, ताकि पता तो चले किसी ने फर्जी तो वोटिंग कर दी किसी और पार्टी में। जैसे आपको याद हो अहमद पटेल की वोटिंग गुजरात में, अब नहीं रहे अहमद पटेल जी, लेकिन अहमद पटेल के चुनाव के लिए बहुत बवाल हुआ था, जाके देखिएगा। और अगर इसी के आधार पर दल बदल अधिनियम भी हम लोग पढ़ते हैं तो दल बदल अधिनियम भी हम लोग देख लेंगे कभी। फिलहाल आई होप कि आप इलेक्शन समझ गए होंगे कि कैसे होता है। अब देखिए, तो जैसे इलेक्शन हो जाता है, एक बार सीट भर गए, तो अब एक चीज समझो कि जब इलेक्टेड मेंबर हो गए ना पूरा, तो अब हम बात करते हैं कार्यकाल की, टेन्योर की। देखो राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन जो राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर। तो इस आधार पर क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 मेंबर क्या होते हैं, हट जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और ऐसे 2 साल में इलेक्शन होता रहता है। तो ये हमेशा राज्यसभा में सीटों की संख्या क्या रहती है, मेंटेन रहती है। इसलिए राज्यसभा को हम परमानेंट यानी स्थायी सदन भी कहते हैं, ये कभी भी भंग नहीं होता। अब एक चीज समझ लीजिए, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, उसके बाद से हम लोग कंक्लूड करते हैं। देखो, कोई बताएगा राज्यसभा में पहला चुनाव कब हुआ था? हाँ यस, आप सही कह रहे हैं, 1952 में हुआ था। अब देखिए जब हुआ था तो कैसे, देखो मैं बता दे रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, खतरनाक एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स हमें उतनी ज्यादा आती नहीं है। देखो मान लेते हैं कि 1952 में 90 लोगों को हमने इलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस हिसाब से तो 6 साल कार्यकाल है, और जब 6 साल कार्यकाल है तो फिर 1952 6 साल कब कंप्लीट होगा, 58 में। तब तो 58 में फिर ये सब खत्म हो जाएगा, फिर से इलेक्शन होगा। तो फिर इलेक्शन होगा तब तो वो भंग हो गया ना, फिर मामला कैसे हो गया, फिर वो अस्थाई कैसे हुआ? तो शुरुआत में कैसे हुआ, रोटेशन अपनाया गया। रोटेशन क्या, लॉटरी लगाया गया। कहा गया कि देखो अब ये 90 तो हो गए, अब ये 2 साल ऐसे ही चलने देते हैं, ठीक है। 1954 में क्या हुआ, इन 90 में से चिट डाली गई 1/3 मेंबर्स की,
30 लोगों को सीट, जिनके पास सीट ऐसी पहुंचे कि आप गए, उनको हमने क्या कर दिया, 2 ही साल में रिटायर कर दिया। समझे बात को? तो यहां बच गए 60 और प्लस आ गए कितने नए, 30। अब ये कब जाएंगे, 30 6 साल बाद, यानी 54 6 1960 में जाएंगे, ध्यान रखना। अब ये 60 बचे, फिर हमने क्या किया, 56 में इन 60 में चीट डाला। समझे बात को, कि कौन इसमें से 30 जाएगा, जिनके पास लॉटरी आया कि आप जाइए, तो 30 वो फिर से गए, तो बचे कितने 30, और हमने 30 को ला दिया। अब जो 30 बचा वो तो अपने आप कहां चला जाएगा, क्योंकि 6 साल उसका कंप्लीट। तो शुरुआत में ऐसे, यानी जो लॉटरी सिस्टम के आधार पर हमने राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया था, जो अब वर्तमान में सारी चीजें फिट है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं। रिवीजन जरूर करिएगा, बढ़िया से पढ़ाई करिए दबा के एकदम, और जोश जबरदस्त होना चाहिए। अगर जोश कम हो गया तो समझ जाना गड़बड़ चल रहा है मुन्ना। इसलिए दबा के मेहनत करिए जबरदस्त तरीके, सारे सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट कवर करना है, और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है ना? तो जय हिंद, जय हिंद।